प्रश्न संख्या 200 जवाब आ गया मेरे पास। जरूर प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एटा सिंगरासर के लिए आपने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई और उसके बाद 12 जून 2016 को एटा सिंगरासर किसान संघर्ष समिति की वार्ता सूरतगढ़ थर्मल में शिखर अग्रवाल जी उस टाइम के शासन सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर के साथ किसानों की वार्ता हुई और उस वार्ता में ये कहा गया कि आज के बाद पानी की उपलब्धता होगी उससे प्रथम यदि अधिकार होगा तो एटा सिंगरासर माइनर के क्षेत्र के लोगों का होगा। उस वार्ता का क्या हुआ और उसके बाद क्या इसके बाद आईजीएनपी का पानी आपने अब तक किसी भी जगह किसी को दिया है या नहीं दिया है? दिया है तो कहां दिया है और फिर एटा सिंगरासर माइनर को क्यों नहीं दिया है? उत्तर माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ क्षेत्र के काश्तकारों की मांग के मद्देनजर राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में लगभग 1966 हेक्टेयर हेतु राशि 22 करोड़ रुपए की लागत से एटा सिंगरासर नहर निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत डीपीआर का कार्य मेसर्स वेबकोस्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम को आवंटित किया गया था। वेबकोस्ट द्वारा एटा सिंगरासर माइनर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसके अनुसार कुल क्षेत्र 40,000 हेक्टेयर था, जिसमें से लगभग 13,000 हेक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र आंकलित किया गया था, परंतु कंपनी के द्वारा पानी की उपलब्धता का कोई आकलन नहीं किया गया था। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25/4/2016 द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल की उपलब्धता तकनीकी आंकड़ों का परीक्षण कर अध्ययन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें श्री एस के गुप्ता विशेषज्ञ राजस्थान रिवर बेसिन एवं प्रोजेक्ट प्लानिंग अथॉरिटी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति, जिसमें 2 कृषक 2 प्रतिनिधि सम्मिलित थे, किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इंदिरा गांधी नहीं उत्तर दो। वो तो अरे मेरा काम है ये उत्तर तो दे रहा हूं। तीसरी ये बार तो उत्तर आपने दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप पहला अभी 12 जून 2016 को जो वार्ता हुई और उस वार्ता के बाद आपने ये कहा कि पानी की उपलब्धता के बाद सबसे पहला अधिकार एटा सिंगरासर माइनर का होगा, तो क्या आपने उसके बाद आईजीएनपी का पानी किसी को भी दिया है? यदि दिया है तो कहां दिया है और यदि और जगह दिया है तो फिर एटा सिंगरासर माइनर को क्यों नहीं दिया? बात तो ये है। इसी का उत्तर माननीय सदस्य, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध जल द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समिति में किए गए 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचित। ये जवाब तो सर है मेरे पास। इसके अलावा किसी नए क्षेत्र, ये जवाब तो मेरे पास है, ये लिखा हुआ। इसके अलावा किसी भी नए क्षेत्र में पानी दिया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई कि पंजाब राज्य से 0.60 mm पानी मान्य मंत्री वापिस प्राप्त। ये तो पढ़ चुके जो पूरे उसी ये तो जवाब है मेरे पास। ये तो पढ़ा उन्होंने पूरा। लेकिन 2016 के बाद आपने किसी को पानी दिया या नहीं दिया? 2016 के बाद आपने किसी को पानी दिया या नहीं दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि इसके अलावा किसी नए क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है, यही तो कह रहा हूं मैं आपको। 2016 के बाद नहीं दिया गया। अगला प्रश्न 2000 सर प्रश्न संख्या 1443। उत्तर तो जो आया कि आपने पानी दिया या नहीं दिया? 1443 दिया तो कहाँ दिया? प्रश्न संख्या 1443। नहीं दिया, बता दिया ना उन्होंने क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 1443। आ गया जवाब। नहीं दिया, कह दिया नहीं दिया। आप यही पूछो दिया कि नहीं दिया, क्या नहीं दिया, विषय खत्म। नहीं बताया और किसी को देना संभव नहीं है। कहा है ये? कहा है आपने 5 साल क्या किया था? आप 5 साल क्या कर रहे थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 5 साल गलत था। आप लिख के दे दो उत्तर गलत है, लिख के दे, कार्रवाई करेंगे, मैं दिखाऊंगा। यही हो रहा है जो प्रश्न जो होता रहा है। बैठो, बैठिए। माननीय सदस्य, आप कुछ लेके बताने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन एवं साधारण हेतु
आवश्यकता अनुसार विभागीय सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने का निर्णय किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र खंड 2 विधानसभा क्षेत्र कपासन के अंतर्गत पंचायत समिति भोपाल सागर, कपासन व रासमी के समस्त 278 ग्राम एवं भदेसर पंचायत समिति के 71 गांवों सहित कुल 349 ग्राम सम्मिलित है। उक्त कार्य के क्षेत्र विभाग के 3 सहायक अभियंता कार्यालयों कपासन, भोपाल सागर एवं भदेसर के अंतर्गत विभाजित है। सहायक अभियंता कपासन कार्यालय के अंतर्गत कपासन व रासमी के 195 ग्राम, जिसके लिए 2 कनिष्ठ अभियंता कार्यरत है, जिनका मुख्यालय कपासन व रासमी है, जिनके अंतर्गत 108 एवं 87 ग्राम क्रमशः सम्मिलित है। वर्तमान व्यवस्था के तहत रासमी उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों की पेयजल व्यवस्था विभाग के वर्तमान में कार्यरत उपखंडों द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में रासमी मुख्यालय पर नवीन सहायक अभियंता कार्यालय खोलना विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैंने मानदंड पूछा था सहायक कार्यालय खोलने का, मानदंड क्या है? आपने कुछ भी नहीं बताया, आवश्यकता बता दी, आवश्यकता अनुसार। मैं एक निवेदन था, क्या सरकार, अरे आपको भी मैंने कई बार कहा, आपके भी पीएचडी मंत्री थे, आप पूछिए, मैंने खूब कहा, आप प्रश्न पूछो। क्या सरकार ऐसे मानदंड के अनुसार 195 गांव में एक सहायक अभियंता, 71 गांव में एक सहायक अभियंता, 87 गांव में एक अभियंता और 295 गांव में भी एक अभियंता, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। उपखंड मुख्यालय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 उपखंड मुख्यालय हैं, उनमें से बदेसर, कपासन और भोपाल सागर में सब जगह आईएन ऑफिस है, और राशमी के अंदर लगभग 87 गांव और 20 डाणियाँ हैं, वहाँ पर सहायक अभियंता कार्यालय नहीं है। मेरा आग्रह है कि आज आप ही घोषणा करें कि पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय राशमी के अंदर खोला जाए। माननीय मंत्री, मैं ये आग्रह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि कोई भी विधानसभा में लगभग 3 लाख के आसपास पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे एवरेज लगभग 2 सहायक अभियंता कार्यालय है। इनकी विधानसभा में ऑलरेडी 3 सहायक अभियंता कार्यालय है, फिर भी माननीय सदस्य सहायक अभियंता कार्यालय चाहते हैं, तो इसके लिए मैं दोबारा सर्वे कराऊंगा। अगर गाँव में किसी गाँव के कार्यालय में गाँव ज़्यादा है, किसी में कम है, तो इनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं दोबारा सर्वे करा के 100% इनकी जो भी होगी सर्वे के बाद में मैं इनको। अगला धन्यवाद। दो हो गए। श्री अर्जुन लाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप प्रश्न संख्या 202/3909। माननीय मंत्री जी। विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में रिको द्वारा ग्राम झाक, मुरकासनी व रणसी की कुल 64 हेक्टेयर राजकीय भूमि का संयुक्त आवंटन किया गया था। उक्त ग्रामों की संयुक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र झाक प्रथम चरण की स्थापना हेतु 29 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न आकार के कुल 163 भूखंडों का नियोजन दिनांक 5/3/2024 में स्वीकृत है। औद्योगिक क्षेत्र झाक प्रथम चरण में नियोजित भूखंडों का आवंटन नहीं किया गया है। आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित भूखंडों विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हाँ, औद्योगिक क्षेत्र झाक में कुल नियोजित 163 भूखंडों में से नियमानुसार 10 भूखंड SC/ST श्रेणी के उद्यमों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षित भूखंडों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र को भूखंड आवंटन हेतु खोले जाने बाबत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा की तहसील बिलाड़ा के ग्राम कापड़ा में 137 बीघा तकरीबन 22 हेक्टेयर राजकीय भूमि चिन्हित की गई है, जो कि परीक्षणाधीन है एवं जिसके उपयुक्त होने की स्थिति में राजकीय भूमि का आवंटन करवाया जाकर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से ये चाहूँगा कि आपने जो प्लॉट में रिजर्वेशन जो दिया है भूखंडों में 163 थे, उसमें 10 प्लॉट रिजर्व किए हैं। इसका क्या कोई नीति नियम में या क्या आधार रखा गया है? माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहूँगा कि बिल्कुल नीति के अनुसार 10%, माफ़ कीजिए 6% आरक्षित क्षेत्र SC/ST के लिए आरक्षित हैं।
ये जो झाक और मुरकासनी व रणसी का जो एरिया है, जिसके अंदर 29 हेक्टेयर है, जहां 163 भूखंड है, उसमें 6% के हिसाब से 10 भूखंड आरक्षित। हो गया? मेरा दूसरा सवाल है पूछो। कि आपने बताया था कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में कापेड़ा सहज क्षेत्र है। ये 2009 में इसको सहज घोषित किया गया था और उसमें खूब सारी भूमि और पट्टे वहाँ बिल्कुल रियायती दर पर दे दिए गए थे, लेकिन 15 साल के बाद भी आज तक उन प्लॉट्स में केवल मात्र एक दीवार भी नहीं बनाई गई है अध्यक्ष महोदय, और वो प्लॉट वैसे के वैसे पड़े हैं। वो आगे पता नहीं नेशनल हाईवे गुजरने के बाद उसके दोनों तरफ उनकी रेट इतनी बढ़ गई है कि वो आज जो 1 रुपये स्क्वायर फुट में जो पट्टा लिया गया था वो 1 करोड़ रुपए फीट पे आ रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसके लिए जो इकाइयां या औद्योगिक क्षेत्र उस सहज के लिए आरक्षित भूमि थी, क्या उसको निरस्त करना चाह रहे हैं या उसके क्या कोई ठोस कार्यवाही करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अर्जुन जी को मैं बतलाना चाहूँगा आपके माध्यम से। अर्जुन जी, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछा उसी को जी, उसी पे हाँ। दोनों पास बैठे हैं। जी जी, आबादी जो जिस ग्राम कापड़ा की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो आबादी क्षेत्र है वो तकरीबन 500 मीटर है, आपको ज्ञात होगा। और 500 मीटर के अंदर आबादी इतनी है कि सड़क की चौड़ाई बहुत कम है। आज ही मैंने निर्देश दिए अपने अधिकारियों को कि अगर इस पे एक बार फिर विचार करा जाए, अगर ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उद्योग लगने चाहिए, तो हमें एक इंडिपेंडेंट सड़क यहाँ पे लानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट सड़क लाने के लिए हमारे को ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। हम दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न है श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। प्रश्न संख्या 203। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जवाब आ गया। आप 2 पूरक प्रश्न है मेरे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय कर्णपुर और गुरु गोविंद सिंह खालसा शिक्षण संस्था बीएड कॉलेज कर्णपुर, मंत्री जी ने आपने अपनी जांच में ये माना है कि गुरु गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय और बीएड कॉलेज ने फर्जी कागज लगा के, फर्जी दान पत्र जमाबंदी लगा के मान्यता प्राप्त की है। आपने महाविद्यालय की तो मान्यता रद्द कर दी है, बीएड कॉलेज की मान्यता क्यों नहीं रद्द की गई? और दूसरा प्रश्न पूछ लूँ एक साथ? आप बोलो। और अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, मंत्री जी भी मानते हैं भी फर्जी कागज लगा के मान्यता प्राप्त की है। सन 2022 में तहसीलदार कर्णपुर ने पुलिस थाना कर्णपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे का नंबर 159/22। पुलिस ने मिली भगत से उस पर एफआईआर लगा दी। जब विभाग मान रहा है अभी फर्जी कागज है, तो पुलिस ने एफआईआर कैसे लगा दी? क्या सरकार दोबारा जांच करवा के उस दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, ये इसकी जांच जब कांग्रेस सरकार थी, जब 2 बार कार्रवाई की, लेकिन ये डिसीजन नहीं कर पाए थे। जब हमारे पास जांच आई तो इस कॉलेज की मान्यता रद्द करके, और जो बीएड कॉलेज थी, उस बीएड कॉलेज के हमने उसको नोटिस देके, आपने तो पहले नोटिस दिया था, लेकिन हमने उसको नोटिस दे दिया, और जो तहसीलदार के द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कराए थे, उस पर एफआईआर लगा दी। और एफआईआर के बाद में मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि उसके बाद में हमने कमेटी बनाई और कमेटी में फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, जिसके आधार पे ये मान्यता रद्द की गई है। लेकिन आप कह रहे हो उन अधिकारियों पे कार्रवाई निश्चित रूप से, जो मिलीभगत करके जिन्होंने ये एफआईआर लगाए, निश्चित रूप से दोबारा उस पर जांच करवा के कार्रवाई की जाएगी। हो गया? धन्यवाद। प्रश्न है श्री ताराचंद जैन। प्रश्न संख्या हो गया? 3733। माननीय मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा से एक पूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 400 केवीए जीएसएस का काम कब चालू होगा?
क्योंकि कार्य प्रारंभ होने से 3 वर्ष में जीएसएस का संचालन हो पाएगा, अतः समय सीमा बताई जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि जिस 400 केवी के जीएसएस का उदयपुर में निर्माण होना था, उसके निर्माण के लिए 27/5/2022 में जो स्वीकृति जारी हुई थी, वित्तीय स्वीकृति, और उसकी प्रक्रियाधीन है, उसमें रेगुलेटर टैरिफ मैकेनिज्म आरटीएम के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए 250 करोड़ रुपए की सीमा से ज़्यादा का अगर कोई जीएसएस है तो उसको नियामक आयोग की प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में मंजूरी नहीं दी गई थी। वर्तमान में उस जीएसएस की क्रियान्विति हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि ये जब तक निर्माण होगा, लगभग इसमें 2.5 से 3 वर्ष का निर्माण कार्य में समय लगता है। इसका निर्माण जब तक होगा, उसके पहले भी हम इसके उदयपुर को लाभ मिले, इसके लिए उदयपुर में 220 का जो जीएसएस है देवारी, वहाँ पर जिन लाइनों की ओवरलोडिंग की समस्या रहती है, उसके लिए भी निदान के लिए 132 जीएसएस नाथद्वारा को 220 केवी जीएसएस नाथद्वारा को क्रमबद्ध कर 2025 तक स्थापित किया जाना लक्षित है, जिससे 220 केवी देवारी ओवरलोडिंग वोल्टेज की समस्या से भी निजात मिलेगी और उदयपुर की समस्या का भी समाधान अल्पावधि में निदान हो जाएगा। और ये 250-3 वर्ष के अंदर अंदर 400 केवी का जीएसएस जो उदयपुर का, उसको हम पूरा करके चालू करने की प्रक्रिया करेंगे। अगला प्रश्न श्री केसाराम चौधरी। प्रश्न संख्या 845। माननीय मंत्री जी। मैं जवाब आ गया मंत्री महोदय। मैं तो एक यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। वैसे अच्छा, कई सदस्यों से मेरा आग्रह है कि उत्तर आ जाता है, यदि पहले से वो कह दें कि उत्तर आ गया है तो पूरे प्रश्नों से अपने अधिक प्रश्न नगर पालिका मंडल में बिना प्रस्ताव लिए कोई भी कार्य किया जा सकता है क्या? मैं निवेदन करता हूं कि 8,88,33,000 रुपए नगर पालिका को कुल भेजे, उनमें से कोई भी कार्य बिना प्रस्ताव लिए किए गए हैं, तो ऐसे कार्य किए जा सकते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बिना अनुमति के काम नहीं होने चाहिए। इस प्रकरण में इनकी शिकायत के आधार पर जांच करवाई गई और जांच में मारवाड़ जंक्शन में जांच दोषी लोक सेवक अध्यक्ष नगरपालिका को जारी स्पष्टीकरण नोटिस के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 10/961/2024 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों पर रोक है, जिसमें माननीय न्यायालय में आगामी सुनवाई की तिथि 25 जुलाई 2024 नियत है। हमने विभागीय अधिवक्ता को पाबंद किया है कि वो प्रभावी पैरवी कर इस स्थगन आदेश को यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी निरस्त करवाए और स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद पूरे प्रकरण की दोबारा से विस्तृत जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके अनुसार विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि आप बिना कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, आपने जवाब में दिया है, तो क्या बिना प्रस्ताव लिए नगर पालिका अपना इस रुपयों का खर्च कर सकती है? अगर उस नगर पालिका में 25 लाख से ज़्यादा का कोई काम हुआ है या नहीं? माननीय मंत्री जी बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में 25 लाख से ऊपर के भी कुछ काम हुए हैं, जिनकी सूची मैं माननीय विधायक महोदय को अभी उपलब्ध करवा दूंगा। और जैसा मैंने निवेदन किया
कि कर्मचारियों के खिलाफ हमने 17 सीसी के नोटिस जारी कर दिए हैं। उनके स्पष्टीकरण का विधिक परीक्षण करने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी और लोक सेवक जो अध्यक्ष है उसका न्यायालय में जो स्थगन आदेश है उस स्थगन आदेश को हम यथासंभव जितना जल्दी होगा हमारे अधिवक्ता से प्रभावी पैरवी करवाकर निरस्त करवाने का प्रयास करेंगे और जैसे ही न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त होगा उसके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अगला प्रश्न शत्रुघ्न गौतम। मैंने तो प्रश्न संख्या 206/2500। प्रश्न संख्या 206। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 5 वर्षों में अलवर में सिरक्षा अभ्यारण्य में के आसपास नदी व नालों में राजगढ़ में काश्तकारों को राजस्थान भू राजस्व नियम 1977 के तहत कुल 803 प्रकरणों में कुल 487.8926 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। अन्य आवंटन भूमि का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। उसमें कुल प्रकरण 110 और क्षेत्रफल 91.26 हेक्टेयर है। प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर पर उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु राजस्व ग्रुप 3 विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 8 अगस्त 2022 में वर्णित प्रकरण में तत्कालिक प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा जांच अधिकारी ने 15 मई 2023 को उत्तर तो 5 लाइनों का है। आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया ना उत्तर। बस उत्तर में पूरे प्रश्न आने तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रश्न आने। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में ऐसी क्या मजबूरी थी कि 803 प्रकरण कुल 487 हेक्टेयर भूमि करीब 2000 बीघा जमीन आवंटन करनी पड़ी। सिरिस्का अभ्यारण्य के आसपास, नदी नालों के आसपास ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा रखती है जो सदन में मर्यादा की बात करते हैं, जो नियमों की बात करते हैं? उनके रिश्तेदारों के नाम जमीन आवंटन हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रश्न पूछो। प्रश्न पे बोल रहा हूं, ये प्रश्न पे बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ये सदन के या तो ये यूआईटी अलवर का ये गलत तथ्य है या तो इनका नाम हटाया जाए कि माननीय टीकाराम जी जूली को अतिक्रमण माना गया है या फिर या ड्रिप सेट निःशुल्क देना चाहते हैं या नहीं? आपने कहा कि प्रस्ताव नहीं आया है, तो प्रस्ताव नहीं आया है तो आप मांगिए प्रस्ताव, आपके विभाग से मांगे। प्रस्ताव नहीं आया तो प्रस्ताव मांगे। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि बजट की उपलब्धता पर ये दिया जाएगा अतिरिक्त अनुदान, तो आपकी सरकार तो डबल इंजन की सरकार है, अब बजट की कमी कहाँ रही? प्रश्न पूछो। तो प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, बजट के अभाव है तो 1500 करोड़ दिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के लिए, वहाँ पहाड़ी एरिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए तो आप निःशुल्क देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? पूछो। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, आपकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है? पूछो। हाँ माननीय मंत्री जी पूछो। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने कहा कि भाई आपके पास में प्रस्ताव नहीं आए। मैं आपके कुछ पोल खोल दूं, पहले वो कर दूं, उसके बाद बाकी बात। मंत्री जी आप तो उत्तर दे रहे हैं, पोल क्या खोले? मंत्री ने उत्तर, भाषण नहीं। आप उत्तर दीजिए। आप बैठे प्रश्न का उत्तर दे। माननीय सदस्य, उनको बोलने नहीं दे रहे, उत्तर कैसे आएगा? अध्यक्ष महोदय जी, 21-22 में इनका कोई प्रगति नहीं है, कुछ भी नहीं किया, 0 है। 22-23 में 80 में से 24 और प्रगति है 0, और 23-24 में अब हम आए हैं। और आगे मैं आपको बताता हूं। अरे आप उत्तर आने दीजिए, उत्तर तो सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप जो कहोगे वही उत्तर आएगा, उत्तर तो उनका सुनना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय जी, सुनना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय जी, एक मिनट बोल, उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ ना। आप सुनोगे तो मैं बताऊंगा, अब सुनते तो हो नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, हमारा विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग,
ऐसे कई विभागों को बजट देता है और वो विभाग अपनी योजनाओं में उस पैसे को खर्च करता है। अब आप सुने, अध्यक्ष महोदय जी, जनजाति के लिए अरे तुम्हारा प्रश्न बाद में इसलिए बोल रहे बार बार, वो जो नंबर से आएगा आपका प्रश्न आएगा, नंबर से आएगा। अरे तो सुनो ना, आप सुनिए। सिंचाई पाइपलाइन के अंतर्गत कृषि विभाग के माध्यम से कराया जाता है। 60% पैसा कृषि विभाग देता है और 30% जनजाति विभाग देता है। 10% राशि किसान को वहन करनी पड़ती है। दूसरा, कुसुम सी योजना जो हमारे इससे लगती है, लाइट के करंट से होता है। इसमें अध्यक्ष महोदय जी मैं कहना चाहूंगा 60% तो उद्यान विभाग वहन करता है और 45,000 रुपये अनुदान के रूप में विभाग देता है और किसान को कुछ भी नहीं लगता है। माननीय सदस्य, इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रस्ताव भेजाइए, हम करेंगे। आपने कुछ नहीं किया, उसको पूरा करेंगे। मेरी और इंगित करके बोलिए, वो जो सीधा नहीं। अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रस्ताव भेजाएंगे तो हम अब पूरा करेंगे, आपके जैसा काम हम नहीं करेंगे। हो गया। अगला प्रश्न है श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी। प्रश्न संख्या 1698। माननीय प्रश्न का आंसर मेरे पास आ गया, मैं निवेदन कर रहा हूँ मंत्री से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ERCP योजना के अंतर्गत कितने बूंदी में बांध बनाए जाएंगे तथा विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन के कितने और कौन कौन से गांव में भूमि सिंचित की जाएगी और कौन कौन से गांव में पानी के लिए सुविधा दी जाएगी, ये बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ, जैसा कि हमने लिखित भी दिया है कि हम इसकी एक विस्तृत DPR बना रहे हैं और विस्तृत DPR बनने के बाद ही इसका वास्तविक आकलन हो पाएगा, क्योंकि आपकी जो विधानसभा है उस 13 जिलों में सम्मिलित है। निश्चित रूप से आपका क्षेत्र जुड़ेगा, लेकिन इसमें कौन कौन सा जुड़ेगा ये विस्तृत DPR बनने के बाद ही हम बता पाएंगे आपको। दूसरा प्रश्न, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे नैनवा क्षेत्र के जो डार्क जोन में आता है, नैनवा और इंदरगढ़, क्या उन गाँव में आप सिंचाई की व्यवस्था कितने % करेंगे और पीने के पानी की व्यवस्था कितने % करेंगे, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, और कि माननीय सदस्यों और केंद्र सरकार ने आपको ERCP का कितना विस्तृत DPR बनने की उसके बाद ही केंद्र सरकार